So सबसे पहले हम लोगों ने फ्लक्स के बारे में पढ़ा, मैग्नेटिक फ्लक्स. So magnetic flux is represented by phi. So flux phi is basically B dot A. So dot product of magnetic field and area vector gives us flux. तो इसको अगर हम लोग लिखें तो बी ए कॉस थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो जहां पे कि हम लोग अगर हमारा जो एरिया वेक्टर है एन कैप से ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में है, इनके बीच में एंगल थीटा है, तो एरिया वेक्टर बेसिकली हमेशा म्यूचुअली मतलब बेसिकली परपेंडिकुलर होता है इस सरफेस के. तो ये डायरेक्शन एरिया वेक्टर का हो गया, और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड कुछ एक एंगल बना रहा है इस एरिया वेक्टर से. सो बी डॉट ए करेंगे तो यहाँ पे बी ए कॉस थीटा हो जाएगा, एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द एंगल थीटा. और ये जो सरफेस है इसका एरिया ए है बेसिकली. तो एरिया को जब वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं तो इसको हम लोग ए एन कैप के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे. ठीक है. अब सेकंड जो हमने पढ़ा कि जो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोगों ने किया कि उन्होंने ये बोला कि भाई जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, सो ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द minus d phi upon dt. Rate of change of flux is basically EMF induced. और अगर इसी number of turns in the coil is n, तो E induced is equal to minus of n d phi upon dt. तो ये चीज सारी चीजें हम लोगों ने कल पिछली क्लास में की थी. तो इसी को बेसिकली, और अगर हमें करंट, इंड्यूस्ड करंट निकालना है, so induced current is equal to EMF which is induced divided by the radius in the external circuit. So this will be अगर हम लोग को इंड्यूस करंट निकालना है, यहाँ पे हम लोग मॉड्यूलस करते हैं, तो मॉड्यूलस ऑफ E अपॉन R. So this will be equal to n d phi upon dt और divided by R. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes. So we had to do few examples based on what we did. तो एक दो एग्जाम्पल करेंगे और उसके आगे लेंजर्स लॉ से स्टार्ट करेंगे हम लोग आज. So first example, the magnetic flux threading a coil changing from 12 into 10 to the power minus 3 Weber changes from 12 into 10 to the power minus 3 Weber to 6 into 10 to the power minus 3 Weber. So देखो phi 1 initial flux is 12 into 10 to the power minus 3. Final flux is 6 into 10 to the power minus 3. टाइम जिसमें ये चेंज हो रहा है 0.01 सेकेंड. सो EMF induced is equal to minus of change in flux delta phi upon delta t. So which is equal to minus of phi 2 minus phi 1 upon t. So this will be equal to phi 1 minus phi 2 upon t. Initial is 12 into 10 to the power minus 3 minus final is 6 into 10 to the power minus 3 divided by 0.01. So 12 minus 6, 6 हो गया. 6 into 10 to the power minus 3 into 10 to the power 2. So this is 0.6 volts. So this is the EMF induced. Clear है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir.
Now a coil having 500 square loops, each of side 10 सेंटीमीटर. तो एक कॉइल है स्क्वायर लूप के फॉर्म में और उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 500 है. तो नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ 500 हो गया और एरिया एक लूप का 10 सेंटीमीटर कह रहा है एक साइड है, तो 0.1 इंटू 0.1 कर लोगे, 0.01 मीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया. इज प्लेस्ड नॉर्मल टू मैग्नेटिक फील्ड which increases at the rate of 1 Tesla per second. So magnetic field B is equal to, मतलब basically dB upon dt is equal to 1 Tesla per second. So 1 Tesla per second dB upon dt direct. What is the EMF induced of the loop? हमें EMF जो induce हो रहा वो निकालना है. So EMF induced is equal to, हम लोग अभी अगर बस नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देख रहे हैं ना, हमें बस मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो n d phi upon dt. So this is n into a into dB upon dt. So EMF induced is equal to number of turns हो जाएगा 500, a हो गया 0.01 into dB upon dt is 1. So 500 into 0.01, 5 into 1, 5 volt हो गया. ठीक है. So EMF induced is 5 volt. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया आप लोगों ने? अब लेंजेस लॉ करेंगे. सो बेसिकली जो डायरेक्शन है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, जो साइन हम लोग को मिलता है, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो डायरेक्शन है वो हम लोग को लेंजेस लॉ से ही मिलता है. किस डायरेक्शन में इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है या करंट इंड्यूस हो रहा है, वो पता करने का सबसे अच्छा तरीका लेंजेस लॉ. उसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हैं. फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हम लोग करते हैं, उससे भी हम लोग निकालते हैं इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन. बट ज्यादातर केसेस में तुमको लेंजेस लॉ से ही देखना पड़ेगा. So this law gives us the direction of current induced in a circuit. So according to Lenge's law, the direction of induced current is such that it opposes the change in magnetic flux responsible for its production. तो Lenge's law basically क्या है? जैसे हम law of inertia पढ़ते थे, inertia क्या करता था? अपने change को resist करता था, किसी भी change को resist करता था, right? तो यहाँ पे भी same चीज है. मतलब कि अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो आ रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज कर रहा है, मतलब फ्लक्स अगर इंक्रीज कर रहा है, तो करंट ऐसे इंड्यूस होगा उस कॉइल में कि इस इंक्रीज ऑफ फ्लक्स को अपोज करेगा इंक्रीज होने से. और उसी तरह अगर ये, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है, मैग्नेट है, मैग्नेट को दूर लेके जाओगे तो फ्लक्स रेड्यूस होगा, फ्लक्स रेड्यूस होगा तो करंट ऐसे इंड्यूस होगा कि उस रिडक्शन ऑफ फ्लक्स के अगेंस्ट ये कुछ और अपना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करंट की वजह से इंक्रीज कर सके. सो उसको बैलेंस आउट, मतलब चेंज को रेजिस्ट करता है. So according to Lenge's law, the direction of induced current is such that it opposes the change in magnetic flux responsible for its production. For example, in figure, when north pole of a bar magnet is being pushed towards the coil, the amount of magnetic flux linked with the coil increases. अब अगर कोई नॉर्थ पोल है, ये जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल जब इधर आएगा टुवर्ड्स द कॉइल, तो जो फ्लक्स है वो इंक्रीज करेगा, right? So magnetic flux linked with the coil increases. So अब current is induced in a coil in such a direction that it opposes the coil in. So current is induced in the coil in such a direction that it opposes the coil. ये repeat हो गया है, ठीक है. So current is induced in the coil in such a direction that it opposes
द इंक्रीज इन फ्लक्स. ठीक है, इसको हटा देते हैं, ये रिपीट हो गया है लाइन. ठीक है, so direction that it opposes the increase in flux. ठीक, so this is possible only when current induced in the coil is in anti-clockwise direction with respect to an observer on the side of the magnet. तो अब देखो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो करंट कॉइल में कैसा आएगा? कॉइल में करंट इस डायरेक्शन में आएगा. मतलब अगर हम मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड से देख रहे हैं तो कॉइल में हम लोगों को करंट जो है will be seen in this direction, anti-clockwise direction. एंटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कॉइल में करंट होगा तभी तो इसमें ये नॉर्थ पोल हुआ और इसमें से मैग्नेटिक फील्ड जो है बाहर की तरफ आएगा इस कॉइल के करंट की वजह से, इंड्यूस करंट की वजह से. तो इंड्यूस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है इस वाले मैग्नेटिक फील्ड को, जो कि हमें मैग्नेट को मूव करने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको अपोज करेगा. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, so this is possible only when current induced in the coil is in anti-clockwise direction with respect to an observer on the side of the bar magnet. अब इसका उल्टा करते हैं. अगर हम लोग इस मैग्नेट को दूर लेके जाएंगे तो अगर इस मैग्नेट को हम दूर लेके जाएंगे तो इसमें से फ्लक्स रेड्यूस होगा. फ्लक्स रेड्यूस होगा तो इसमें करंट ऐसे इंड्यूस होगा कि वो उसको रेड्यूस करने से रोकेगा. मतलब कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो अब कम हो रहा है इस डायरेक्शन में उसको इस डायरेक्शन में बढ़ाने के लिए, बेसिकली इस डायरेक्शन में कम हो रहा है. अगर ये मैग्नेट इधर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में रिड्यूस हो रहा है. तो इस डायरेक्शन में बढ़ाने के लिए इसमें जो करंट होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा जिससे कि ये साउथ पोल हो जाए. So similarly, when north pole of the bar magnet is moved away from the coil, the magnetic flux linked with the coil decreases. To counter this decrease in magnetic flux, current induced in the coil is in clockwise direction so that its south pole faces the receding north pole of the bar magnet. This would result in an attractive force which opposes the motion of magnetic flux and the corresponding decrease in magnetic flux. Clear है बच्चों? Yes, sir. Yes. भाई इस डायरेक्शन में अगर डिक्रीज करेगा तो ये बढ़ाना चाहेगा और अगर इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा था तो उसको घटाना चाहेगा. राइट? सो ये लेंजेस लॉ से हमें लोग को डायरेक्शन पता चलता है. नेक्स्ट अब हम लोग जाते हैं लेंजेस लॉ इन एनर्जी कंजर्वेशन. सो ये जो लेंजेस लॉ है ये बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है. So Lenge's law is in accordance with the law of conservation of energy. इस पे short note कभी कभी लिखने आता है कि explain why, right? So for example, in the experimental verification of Lenge's law, when north pole of magnet is moved towards the coil, the upper face of the coil acquires north polarity. Therefore, work has to be done against the force of repulsion in bringing the magnet closer to the coil. Similarly, when north pole of magnet is moved away, south polarity develops on the upper face of the coil. Therefore, work has to be done against the force of attraction in taking the magnet away from the coil. दोनों केस में एक्सटर्नल फोर्स को वर्क डन करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा. पहले केस में रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है और दूसरे केस में अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है अगर उसको दूर लेके जा रहे हैं मैग्नेट. It is this mechanical work in moving the magnet with respect to coil that changes into electrical energy producing induced current. तो अपने आप इलेक्ट्रिक करंट तो आएगा नहीं ना भाई. इलेक्ट्रिक करंट कोई भी एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है that can neither be created nor destroyed. You cannot create it on its own, है ना. तब तो हम लोग भगवान बन जाएंगे, क्रिएटर हो जाएंगे. तो बेसिकली क्या है कि वो जो वर्क डन कर रहे हैं उस मैग्नेट को उस कॉइल के पास लाने के लिए या दूर ले जाने के लिए जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वर्क हम करते हैं मैकेनिकल वर्क, दैट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हिच इज बीइंग शोन इन द फॉर्म ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एग्जाम में ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि लेंजेस लॉ और एनर्जी कंजर्वेशन, मतलब हाउ इज लेंजेस लॉ in accordance with law of conservation of energy, please explain. So you will have to write this example and then the final conclusion.
So when we do not move the magnet, work done is zero, therefore induced current is also zero. जब हम मैग्नेट को मूव नहीं करेंगे मतलब हमें कोई अमाउंट ऑफ वर्क डन नहीं करना है, मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, वर्क डन जीरो हो गया, वर्क डन जीरो हो गया, इसका मतलब इंड्यूस करंट भी जीरो हो। ठीक है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अब डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट निकालने के लिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अगर हम लोग देखें, लेंजेस लॉ तो एक सबसे अच्छा तरीका है ना। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या बताता है? इफ वी स्ट्रेच द फिंगर्स, है ना, इस तरीके से कि सेंटर फिंगर, द थंब ऑफ आवर राइट हैंड, फर्स्ट फिंगर, सेंटर फिंगर एंड थंब आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इस तरीके से, राइट। अब ये जो एफ है ये फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। थंब जो है यहाँ मोशन ऑफ द कंडक्टर को बताएगा, सेंटर फिंगर जो है इंड्यूस करंट को बताएगा। तो जब मोशनल ईएमएफ होता है, अभी हम लोग करेंगे मोशनल ईएमएफ, तो जब कंडक्टर को मूव कराते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, और वो जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, इंड्यूस करंट का जो डायरेक्शन है वो हम लोग राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर को तुम v वेलोसिटी से इधर मूव कर रहे हो, राइट, और ये जो पूरा रीजन है इसमें मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। सो मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, b का ये डायरेक्शन है। तो अब ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल देखो, ये जो है मोशन को बताता है थंब, मोशन ऑफ द कंडक्टर किधर है? थंब का डायरेक्शन। और F जो है फील्ड का डायरेक्शन है, फील्ड का डायरेक्शन क्या है? गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। तो ये जो सेंटर फिंगर है ये हमें क्या देगा? इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन देगा। तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन अगर इसमें से देखना होगा, सो दिस विल बी द इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. एक बार फिर से देख लो, तुम लोग समझ लो यहाँ पे। तो ये अगर हम लोग फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल के लिए अगर हम बात करें, ये हमारा फोर फिंगर जो है फील्ड का डायरेक्शन हो गया, सेंटर फिंगर करंट का डायरेक्शन दे रहा है, और थंब जो है हमें मोशन ऑफ कंडक्टर दे रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, लेट्स से ये हमारा कंडक्टर है, राइट, ये कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। इस मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, ऐसे। और ये कंडक्टर जो है, दिस कंडक्टर इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, इस डायरेक्शन में, राइट। तो अब अगर हम लोग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाएं तो हमें पता है कि भाई थंब का जो डायरेक्शन है वो हमें, सो थंब का डायरेक्शन अगर आप देखो, सो थंब का डायरेक्शन इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, और जो फील्ड है ये फील्ड दिस इज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। तो ये जो सेंटर वाला फिंगर है दिस इज गोइंग डाउनवर्ड्स, दैट गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो ये हमें डायरेक्शन ऑफ करंट जो है बेसिकली ये नीचे की तरफ देगा। तो नीचे की तरफ जो है इंड्यूस करंट इधर हो गया, तो ये इंड्यूस करंट हो गया I, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये वेलोसिटी। सो दिस इज हाउ यू गेट टू नो द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट। ठीक है? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. So in a nutshell, the direction of magnetic field is along the first finger, motion is along the thumb, and the induced current along the central finger. This right hand rule is also known as generator rule. The direction of induced current given by Lenz's law and Fleming's right hand rule will obviously be the same. ठीक है? तो जब मोशनल ईएमएफ करते हैं तो कोशिश करेंगे कि हम लोग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करें, और जहां पे हम लोग को फ्लक्स का चेंज वगैरह कॉइल में देखना है वहां पे हम लोग लेंजेस लॉ से हम लोग कॉइल के अंदर करंट का डायरेक्शन निकालते हैं। ठीक है? Now various methods of producing induced EMF। तो जो हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मेथड है ना,
उसका मेथड अगर हम लोग पढ़े, वी हैव लर्न दैट EMF is induced in a circuit whenever the amount of magnetic flux linked with the circuit is changed. तो जब भी फ्लक्स को हम लोग चेंज करेंगे है ना, तो EMF प्रोड्यूस होगा. तो ये अगर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, the EMF also changes, right? So we have learned that EMF is induced in a circuit whenever the amount of magnetic flux linked with the circuit is changed. So as phi is equal to BA cos theta, तो हम लोग का जो फ्लक्स है अगर उसका वैल्यू देखोगे तो फाई मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा है. अब यहाँ पे फाई हम लोग देख रहे हैं क्या क्या चीज पे डिपेंडेंट है. बी पे डिपेंडेंट है, ए पे डिपेंडेंट है और कॉस ऑफ थीटा पे डिपेंडेंट है. मतलब फ्लक्स डिपेंड्स ऑन बी, इट डिपेंड्स ऑन ए एंड इट डिपेंड्स ऑन थीटा. सो अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे तो भी फ्लक्स चेंज करेगा और EMF इंड्यूस होगा. अगर एरिया को चेंज करोगे तो भी तुम्हारा फ्लक्स चेंज करेगा और EMF इंड्यूस होगा. या फिर इन दोनों के बीच के एंगल को बस चेंज करोगे तो भी तुम्हारा फ्लक्स चेंज करता है और EMF जनरेट होता है. तो जो वेरियस मेथड्स है, इसी फॉर्मूले से ही सारा मेथड आ जाएगा. द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई कैन बी चेंज बाय चेंजिंग बी, by changing A or theta individually, or changing any two of them, or changing all the three together. Hence, there are three methods of producing induced EMF. First, by changing the magnitude of B. Second, by changing the area A, that is by shrinking or stretching or changing the shape of the coil. Third, by changing angle theta between the direction of B and normal to the surface area A, that is changing the relative orientation of the surface area and the magnetic field. B और A के बीच में अगर जो orientation है उसको change कर, जैसे हम लोग वो जनरेटर वाला केस करें, राइट? तो उस जनरेटर वाले केस में क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और जब इसको तुम रोटेट करोगे, है ना, इसको जब तुम रोटेट करते हो तो ओरिएंटेशन, अभी एरिया का डायरेक्शन ये है और बी का डायरेक्शन ये है. जब ये रोटेट होके कुछ इस तरीके से आ जाएगा, लेट्स से, राइट, इस डायरेक्शन से आ गया, तो अब बी का डायरेक्शन और ए का डायरेक्शन दोनों सेम हो गया, राइट. तो बेसिकली क्या है, जैसे जैसे तुम इसको रोटेट करोगे आर्मेचर के कॉइल को, बी और ए के बीच में जो एंगल है वो चेंज करेगा और वो 0 से लेके 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री से फिर 0 होएगा, फिर 90 डिग्री एंड सो ऑन. मतलब बेसिकली दैट विल कीप ऑन चेंजिंग, है ना. 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से फिर से 0. तो पूरा एक चक्कर में 360 डिग्री ऐसे कवर होता है. तो थीटा चेंज करेगा तो हमारा फ्लक्स चेंज कर रहा है, फ्लक्स चेंज कर रहा है तो EMF इंड्यूस होएगा. क्लियर है बच्चों? यस सर. Yes. नाउ मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. तो जब एक इस तरह का एक रेल है ना, ये हमारे पास एक कंडक्टर है, राइट. तो ये कंडक्टर रेल्स हैं, ठीक है, दोनों तरफ रेल्स बने हैं और ये एक कंडक्टिंग वायर है या फिर एक रॉड है जो कि इधर v वेलोसिटी से जा रहा है, राइट. मैग्नेटिक फील्ड अंदर के तरफ है. तो अब अगर इसमें मोशन इस डायरेक्शन में, तो हमने देखा कि इसमें जो करंट होगा वो करंट नीचे की तरफ होगा, अभी तुरंत हम लोगों ने देखा था, राइट. तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से अगर तुम लोग करोगे, बहुत सारा चीज से हम लोग कर सकते हैं. तुमको अगर देखो यहाँ पे कि दोनों तरह से करते हैं. पहले इससे समझते हैं यहाँ पे कि when the conducting rod is moved through a constant magnetic field and EMF is induced in the rod, this is called motional electromotive force. मोशन की वजह से, रॉड के मोशन की वजह से ये EMF इंड्यूस हो रहा है. So because it arises due to the motion of the charges around through a magnet, through a magnetic field basically. यहाँ पे magnetic field लिख लेना. So figure B shows a metal rod RS length L. Okay. So figure B shows a metal rod RS length L being moved with a velocity V
to the left in a uniform magnetic field B directed into the plane of paper. Each charge Q within the rod moves with velocity V and experiences a magnetic force F is equal to QVB. Now the mobile free electrons in the rod are driven in the rod from R to S according to Fleming's left hand rule. तो देखो तुम या तो जो करंट का डायरेक्शन है, मतलब जो अभी हम लोग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कर रहे थे उससे निकाल सकते हैं, बट एकदम बेसिक पे चले जाते हैं. अगर बिल्कुल बेसिक्स पे जाएंगे तो इसमें चार्ज रहा होगा, राइट? जब ये, बिकॉज इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, राइट? और इसको तुम मूव करा रहे हो v वेलोसिटी से इधर, मैग्नेटिक फील्ड जो है अंदर के तरफ है v, तो फोर्स क्या होता है? F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी. ठीक है, अब v क्रॉस b करोगे तो v क्रॉस b क्या है? नीचे के तरफ है, v इस डायरेक्शन में है, b के तरफ अगर फिंगर को कर्ल करोगे तो थंब का जो डायरेक्शन होगा v क्रॉस b, वो हमें फोर्स का डायरेक्शन देगा. अब फोर्स इधर है, राइट, बट वो किस पे? पॉजिटिव चार्ज पे. इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है. तो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स किधर लगेगा? ऊपर के तरफ लगेगा. इलेक्ट्रॉन पे जब ऊपर के तरफ फोर्स लगता है तो इलेक्ट्रॉन जब ऊपर मूव करता है, करंट का डायरेक्शन क्या हो जाता है? करंट का डायरेक्शन इधर नीचे के तरफ हो जाएगा. तो इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन होता है. या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, जो QVB तुमने निकाला था, तो पॉजिटिव चार्ज बेसिकली उस पे फोर्स नीचे के तरफ लग रहा है, पॉजिटिव चार्ज जिधर मूव करता है, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट वो लेते हैं, तो करंट का डायरेक्शन नीचे के तरफ. और वही चीज हम लोगों ने फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से भी निकाला था, और सेम चीज हम लोग ये फोर्स वाले कॉन्सेप्ट से भी निकाल रहे हैं. तीसरा कॉन्सेप्ट एक और आता है कि यहाँ पे जब रेल इधर मूव कर रहा है तो ये जो एरिया है, ये एरिया क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है. मैग्नेटिक फील्ड है नीचे के तरफ, अंदर के तरफ, गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर. एरिया जो है वो डिक्रीज कर रहा है, तो फ्लक्स क्या हो जा रहा है? डिक्रीज कर रहा है. फ्लक्स क्या होता है मेरा? फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए होगा. तो बी इंटू ए, जो ए कम होगा तो फ्लक्स भी कम होगा. तो फ्लक्स अगर कम होगा तो जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो उस फ्लक्स को कम होने से रोकेगा. कम होने से रोकने के लिए उस इंड्यूस्ड करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? बाहर की तरफ आएगा, कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर. तो करंट जो इसमें इंड्यूस होगा, सो दैट विल बी इन ए डायरेक्शन दैट विल, सॉरी, फ्लक्स कम हो रहा है तो इसको फ्लक्स को कम नहीं होने देगा, इंक्रीज कराएगा. इंक्रीज कराएगा मतलब मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होना होगा जिस डायरेक्शन में ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड था. तो उस डायरेक्शन में इंक्रीज कराने के लिए करंट का जो डायरेक्शन होगा, करंट का डायरेक्शन विल बी लाइक दिस, क्लॉकवाइज डायरेक्शन. क्लॉकवाइज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ इंक्रीज करेगा, तो इसीलिए करंट इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करता है. तो हम लोग 3 मेथड से कर सकते हैं. फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है ना. दूसरा हम लोग लेंजेस लॉ वाला ये कि जब एरिया कम हो रहा है, फ्लक्स कम हो रहा है, तो फ्लक्स को बढ़ाना चाहेगा तो इंड्यूस्ड करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा. और तीसरा जो QVB वाला जो कॉन्सेप्ट है, फोर्स इज इक्वल टू QVB, उस मेथड से भी हम लोग डायरेक्शन निकाल सकते हैं. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes. Yes, sir. क्लियर है? फिर 2 दिन बाद तुम बोलोगे डायरेक्शन कुछ समझ में नहीं आया, दोबारा बताइए. आ गया उर्जित? Yes, sir. बहुत बढ़िया. चलो अब आगे बढ़ते हैं कि an equal amount of positive charge appears at the end R of the rod. So this process goes on till the attractive electric force between the accumulated charges is balanced by the magnetic force that separates the charges. The separated charges on the ends of rod RS gives rise to an induced EMF, which is called motional electromotive force. Now it exists as long as the rod moves. So when the rod stops moving, magnetic force vanishes. The attractive electric force reunites the separated charges at the ends and motional EMF disappears. ठीक है? क्लियर है बच्चों? Yes, sir.
रॉड जब Yes, तक sir. मूव करेगा ना, रॉड जब तक मूव करेगा तभी तक उसमें इमोशनल ईएमएफ होगा। जैसे ही वो रॉड स्टेशनरी रुकेगा, इमोशनल ईएमएफ भी जीरो हो जाएगा, मतलब इंड्यूस्ड करंट भी जीरो हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब द एक्सप्रेशन फॉर मोशनल ईएमएफ कैन बी ऑब्टेन बाय लॉरेंट्ज फोर्स इक्वेशन। F मेरा क्या है, QVB के बराबर, फोर्स इज इक्वल टू QVB. This is the force experienced by an arbitrary charge plus Q in the conductor moving with speed V. Now note that all charges experiences the same Lorentz force irrespective of their position in the conductor RS. अब work done in moving a charge Q है ना, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मतलब फोर्स हमारा क्या है, QVB है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, L हो रहा है। मान लो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है ये L, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये V से मूव कर रहा है, इसमें जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, QVB लग रहा है। तो किसी चार्ज पे QVB फोर्स लग रहा है और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, L के बराबर हो रहा है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर देंगे तो वर्क डन है, तो QVB इंटू L हो गया। और वर्क डन दूसरा, ये तो एक चीज हो गया। अब EMF इंड्यूस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। हमें पता है कि वोल्टेज V इज इक्वल टू वर्क डन, मतलब वर्क डन क्या होता है, Q इंटू V होता है। तो V इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो EMF इंड्यूस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन हमने निकाल लिया है QVB इंटू L डिवाइडेड बाई Q। Q और Q कैंसिल हो गया तो BLV। तो EMF इंड्यूस इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड लेंथ ऑफ कंडक्टर इंटू स्पीड ऑफ कंडक्टर। सो ये EMF इंड्यूस का फॉर्मूला हो गया। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मोशनल ईएमएफ के केस में जब मोशन के वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, उस केस में द ईएमएफ इंड्यूस, द वैल्यू ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू लेंथ ऑफ कंडक्टर इनटू द वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सो इफ द रॉड लाइज ऑन अ कंडक्टिंग रेल, so if the rod lies on a conducting rail as shown in the above figure B, then due to induced EMF, electrons flow in an anti-clockwise direction around the circuit. Now positive charge would flow in a direction opposite to the flow. Therefore, conventional current is in clockwise direction as shown in the above figure B. Now from equation 6, we find that when V is equal to 0, E is equal to 0, because no motional EMF is induced in a stationary rod. If R is the resistance of the loop, PQRS, at a given instant, the induced current at that instant would be given by. तो देखो क्या कह रहा है कि जो रॉड है, when if a rod lies on a conducting rail, जो कि हम लोग अभी पीछे फिगर में देखा था, then due to induced EMF, electron flow in anti-clockwise direction, right, around the circuit. Now positive charge would flow in direction opposite to the flow. Therefore, conventional current is in a clockwise direction as shown in the figure. Now, तुमको वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। करंट I इज इक्वल टू E अपॉन R होता है, ठीक है। करंट I इज इक्वल टू EMF इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाय R। EMF इंड्यूस्ड इज BLV डिवाइडेड बाय R। तो ये करंट इंड्यूस का फॉर्मूला हो गया। जो EMF इंड्यूस का BLV है उसको R से डिवाइड कर देंगे तो हमें करंट इंड्यूस पता चल जाएगा। नाउ मोशनल इंड्यूस्ड EMF इन अ कंडक्टिंग रॉड रोटेटेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम लोग एक कंडक्टिंग रॉड को जो है इसको रोटेट करेंगे, राइट, इसको जब हम लोग रोटेट करते हैं तो रोटेशन के वजह से इसमें EMF इंड्यूस होता है। तो मान लो पहले PQ पोजीशन था, बाद में PQ डैश हो गया, थीटा एंगल से हमने रोटेट कर दिया और मैग्नेटिक फील्ड B है, लेंथ जो है इस कंडक्टर का L है, राइट। तो यहाँ पे P पॉइंट और ये कंडक्टर रेल जिसके ऊपर ये जो है स्लाइड करता चला जा रहा है, राइट। तो अब अगर हमें EMF इंड्यूस निकालना है यहाँ पे इस केस में P और Q डैश के केस, इसके अक्रॉस EMF इंड्यूस निकालना है, तो आप ये देखो कि E क्या है, d∅dt है, राइट। So EMF induced is rate of change of flux.
सो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स करोगे, सो b इंटू हाफ एल स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू हाफ बी एल स्क्वायर इंटू डी थीटा बाय डी टी। तो बेसिकली ये जो एरिया अगर तुम देखोगे, ये जो है जब ये स्मॉल एंगल एरिया स्वेप्ट हम लोग स्मॉल एंगल करते हैं, तो ये जो हो गया L इंटू थीटा, मतलब लेंथ ऑफ द आर्क क्या हो गया, लेंथ ऑफ द आर्क यहाँ पे L से रिप्रेजेंट किया क्यू डैश इज इक्वल टू L इंटू थीटा, ठीक है। अब हम लोग को अगर एरिया निकालना है, सो हाफ इंटू बेस L इंटू थीटा हो गया, ठीक है, इंटू हाइट इसका हम एज्यूम कर लेते हैं, जितना ये है ये हाइट भी L के बराबर ही है, तो हाफ L थीटा इंटू L हो गया। सो दिस इज हाफ इंटू L स्क्वायर थीटा हमारा एरिया हो गया। सो एरिया हाफ इंटू L स्क्वायर थीटा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड, सो मैग्नेटिक फील्ड B इंटू एरिया A, और उसको डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं, तो हाफ बी एल स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बाहर हो गया, थीटा चेंज कर रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, ओमेगा होता है। अगर ये ओमेगा एंगुलर स्पीड से ये रोटेट कर रहा है, तो ओमेगा से इसको रिप्लेस कर लेंगे, तो हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा हो गया। सो ई एम एफ इंड्यूस्ड इज इक्वल टू हाफ बी एल स्क्वायर इंटू ओमेगा, ठीक है। और जो ओमेगा है वो डी थीटा बाई डी टी के बराबर एंगुलर वेलोसिटी है बेसिकली। तो प्रूफ तो नहीं आता है, इसका डेरिवेशन तो नहीं आता, बट हाँ इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भले आते हैं। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल टू हाफ बीएल स्क्वायर इनटू ओमेगा। तो ये बेसिकली मोशनल ईएमएफ है जब एक कंडक्टिंग रॉड रोटेट कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes. Now power dissipated in a conductor moved in a magnetic field. अगर एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेंगे तो उसमें क्या पावर डिसिपेट होगा, वो अब हम लोग देख रहे हैं। So when a conductor of length L is moved with a velocity v in a perpendicular magnetic field B, so in that case the motional EMF produced in the conductor E is equal to BLV. ये हम लोग पहले देख चुके हैं। Let R be the resistance of the movable arm. तो इसमें जो रेजिस्टेंस है उसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Movable arm RS of the rectangular conductor. So if we assume that the resistance of remaining arm QR, PS and SP is negligible compared to small r, then overall resistance of the rectangular loop is given by small r even when RS is moved. So current induced in the coil in the loop is EMF induced by R or BLV upon R. The magnitude of force on the conductor RS moving in the magnetic field is ILB. फोर्स कितना ILB होता है? तो देखो ये जो करंट इंड्यूस्ड इधर हो रहा है I, ठीक है, लेंथ L हो गया, तो IL क्रॉस B करोगे तो वो फोर्स किधर हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया, IL क्रॉस B। करंट नीचे जा रहा है, क्रॉस B करोगे तो फोर्स इस डायरेक्शन में हो गया। The direction of this force is opposite to the velocity of the conductor. Velocity इधर है, force जो है इधर लग रहा है ILB। तो ILB में करंट I को BLV अपॉन R डाल दिया, तो ये B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R ये हमारा फोर्स हो गया जो कि उसके ऊपर लग रहा है। और ये जो फोर्स है किस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes. Now power dissipated to push the conductor with velocity v, power is equal to force into velocity होता है। फोर्स हमने निकाल रखा है b स्क्वायर एल स्क्वायर v अपॉन r, उसको v से मल्टीप्लाई कर देंगे तो b स्क्वायर एल स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन r हो गया।
As the conductor is pushed mechanically, the mechanical energy dissipated per second is given by, मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, आई स्क्वायर आर के बराबर बोलते हैं, राइट। आई स्क्वायर आर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, आई बी एल वी बाय आर, उसको स्क्वायर कर दोगे तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर, राइट, अपॉन यहाँ पे आर स्क्वायर इंटू आर, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर हो गया, विच इज द सेम एज द पावर रिक्वायर्ड टू पुश द कंडक्टर. So hence mechanical energy required to move the conductor RS is converted into electrical energy first and then to thermal energy. Heat energy produced per second is also this. तो जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स इनटू वेलोसिटी हमें बेसिकली पावर बता रहा है टू मूव द कंडक्टर, मैकेनिकल एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव द कंडक्टर, वो क्या हो गया कन्वर्ट, जो हम लोगों ने वर्क डन किया दैट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी फर्स्ट. इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम लोगों ने देखा कि पावर सेम यहाँ पे भी सेम है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर ही है, और उसके अलावा फिर बाद में वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है, थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस पर सेकेंड क्या हो गया, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर, ये हीट एनर्जी. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब हम लोग ये फर्स्ट एग्जांपल अगर हम लोग देखें, ठीक है, सो अ वायर ऑफ लेंथ 0.1 मीटर, वायर का लेंथ 0.1 मीटर है, मूव्स विद अ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर. तो हमारे पास वायर जो है उसका लेंथ 0.1 मीटर है, L is equal to 0.1 मीटर, स्पीड V is equal to 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड B जो है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर हो गया. हमें EMF E निकालना है. EMF E is equal to BLV, तो BLV मतलब 1 into 0.1 into 10 which is equal to 1 volt. सेकेंड वाला देखो, a horizontal conducting rod of 10 meter long extending from east to west, ठीक है, तो east to west है, is falling with a velocity 5 meter per second at right angles to the horizontal component of Earth's magnetic field. तो ये राइट एंगल पे गिर रहा है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है H इज इक्वल टू, या ऐसे कर लो BH इज इक्वल टू 0.3 into 10 to the power minus 4. लेंथ ऑफ रॉड हो गया 10 मीटर, ईस्ट टू वेस्ट फॉलिंग विथ अ स्पीड V is equal to 5 मीटर पर सेकेंड. Find the instantaneous value of EMF induced in the coil. So instantaneous value of EMF E is equal to यही BLV हो जाएगा. तो horizontal component जो है that is 0.3 into 10 to the power minus 4, 10 into 5. So this is 1.5 into 10 to the power minus 3 volts. Clear है? Yes, sir. लिख लिया सबने? लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अब इसके बाद एडी करंट्स के बारे में देखेंगे. एडी करंट्स क्या होता है? तो
So eddy current or Foucault currents, eddy currents are the current induced in the bulk pieces of conductors when the amount of magnetic flux linked with the conductor changes. तो बेसिकली क्या है कि अभी हम लोग वायर का तो हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके अलावा अगर हमारे पास एक कंडक्टर, पूरा बल्क कंडक्टर है जिसका कि कुछ डायमेंशन है ना, लेंथ ब्रेथ विड्थ सारा चीज है उसमें, लेंथ ब्रेथ हाइट सब चीज, तो एक सॉलिड फॉर्म में अगर कंडक्टर है तो वो सॉलिड फॉर्म में कंडक्टर के थ्रू अगर मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स चेंज करता है, सो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कंडक्टर इफ इट चेंजेस विद टाइम, so their flow patterns resemble swirling eddies in water. That is why they are called eddy currents. So these were discovered by Foucault in year 1895 and hence they are also called Foucault currents. For example, when a metallic block is placed in a non-uniform magnetic field as shown in the figure, eddy currents are produced in the block. So magnitude of eddy current, basically जब एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रखोगे तो कई सारे एडीज क्रिएट होंगे, बेसिकली बहुत सारे ये एडी करंट्स ऐसे छोटे छोटे लूप्स में फॉर्म होंगे, राइट? तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ एडी करंट है दैट इज इट इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस आर. इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस d5 by dt है और I इज इक्वल टू माइनस d5 by dt अपॉन r हो गया. नाउ the direction of eddy current is again given by Lenz's law only or Fleming's right hand rule. Note that the current are basically the currents induced in the bulk pieces of conductor when magnetic flux linked with the conductor changes. We can reduce eddy current but cannot eliminate them. तो बल्क पीस हो ही ना ऐसा हम लोग कंडक्टर बनाते हैं, मतलब उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कभी कभी बहुत सारी मतलब we try and create these kind of grooves inside it so that bulk piece मिले ही ना जिसमें कि वो लूप बना सके, बड़ा कोई लूप बना सके. So we can reduce the eddy current but cannot eliminate them. So application of eddy current अगर देखेंगे, eddy current are useful in many ways though they have some disadvantages too. Some of the important application of eddy currents are, first, electromagnetic damping. So this is used in designing deadbeat galvanometers. तो जो हम लोग डैम्पिंग बेसिकली क्या है कि पहले जो था ये एप्लीकेशंस है एडी करंट का, तो अगर तुम गैल्वेनोमीटर यूज करते हो तो बेसिकली अगर वो कोई करंट तुमने मेजर किया तो वो कुछ टाइम लगता है इसको एक जगह पे फिक्स होने में, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू बताने में, मतलब उसमें टू एंड फ्रो मोशन होगा, है ना, ऑसिलेट करेगा और उसके बाद फाइनली एक जगह पे रुकेगा. उस ऑसिलेशन को कम करने के लिए बेसिकली उसमें डैम्पिंग होना चाहिए, एक फ्रिक्शन जैसा कुछ होना चाहिए. तो उस ऑसिलेशन को कम कैसे करते हैं? एडी करंट की वजह से. So when a steady current is passed through the coil of galvanometer, it is deflected. Normally the coil oscillates about its equilibrium position for some time before coming to rest, है ना. कोई चीज को मेजर करोगे तो पहले वो ऑसिलेट करेगा बिफोर कमिंग टू अ फिक्स्ड वैल्यू. वी कैन नॉट रीड द डिफ्लेक्शन अंटिल द कॉइल कम्स टू रेस्ट. तो जितने जल्दी कॉइल रेस्ट पे आ जाएगा उतने आसानी से हम लोग उसके डिफ्लेक्शन को मेजर कर सकते हैं. To avoid the delay in reading the galvanometer deflection due to these oscillations, the coil is wound over a non-magnetic metallic frame. So as the coil is deflected, eddy current set up in the metallic frame opposes its motion. Therefore, the coil attains its equilibrium position almost instantaneously. ठीक है? So non-magnetic metallic frame है, उसमें हम लोग लपेट के रखते हैं जिससे कि एडी करेंट्स जो है वो जो प्रोड्यूस होगा वो उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन को इंस्टेंटली अचीव करा देगा, ऑसिलेशंस को रोकेगा. Thus the motion of the coil is damped. This is called electromagnetic damping. ठीक है. तो जो पहला एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट है कि इट इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. सेकेंड इसका एप्लीकेशन है इंडक्शन फर्नेस में.
So it is used to produce high temperatures which are utilized in preparing alloys by melting the constituent metals. So a high frequency alternating current is passed through a coil which surrounds the constituent metals. The large eddy currents generated in the metal produce high temperature sufficient to melt the metals. तो जो इंडक्शन फर्नेस के अंदर ना हम लोग बेसिकली क्या है कि मेटल्स को मेल्ट करने के लिए एक्सटर्नली हम लोग जो है लार्ज बेसिकली ऑल्टरनेटिंग करंट हम लोग पास करते हैं उस मेटल के थ्रू. वो मेटल में जब ऑल्टरनेटिंग करंट पास करेंगे तो एडी करंट प्रोड्यूस होगा. एडी करंट की वजह से हीट जनरेट होगा और हीट जनरेशन इतना ज्यादा हो जाता है कि उसका टेम्परेचर जो है हाई होता जाएगा और फाइनली वो मेल्ट कर जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा. मैग्नेटिक ब्रेक्स में हम लोग यूज करते हैं इन सम इलेक्ट्रिकली पावर्ड ट्रेन. सम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर सिचुएटेड इन द ट्रेन. Now strong electromagnets are situated in the train just above the rails. So when electromagnets are activated, the eddy currents induced in the rails oppose the motion of the train. As there is no mechanical linkage, therefore the braking action is smooth. तो बेसिकली क्या है कि ब्रेक्स को मैग्नेटिक ब्रेक्स अप्लाई करने के लिए हम लोग एडी करंट को यूज करते हैं. तीसरा है इलेक्ट्रिक पावर मीटर जो है. इन पावर मीटर्स ऑफ योर हाउस you must have observed a rotating shiny disc. So this is a metal disc which rotates due to eddy currents developed in the disc. So वो अपने आप घूमता रहता है. तो वो eddy current जो produce हो रहा है ना उस डिस्क में, उसके वजह से वो रोटेट कर रहा होता है. So by magnetic fields produced, है ना, तो eddy current developed in the disc by magnetic field produced by alternating current. इंडक्शन मोटर में भी हम लोग एडी करंट को यूज करते हैं. इंडक्शन मोटर और एसी मोटर इज येट अनदर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट. A rotating magnetic field produces strong eddy currents in a motor which starts rotating in the direction of the rotating magnetic field. Speedometer of automobiles में, energy meters में eddy current are also used in diathermic, मतलब in deep heat treatment of human body. उसके अलावा some of the undesirable effects of eddy currents are it opposes the relative motion, loss of energy heat के फॉर्म में होता है, और excessive heating में break the insulation in the appliances and reduce their life. तो ये सब इसके undesirable effects हो गए. ठीक है. So अब इसको रिमूव करने का, ये सब theoretical portions हैं, तो इसको कम कैसे किया जा सकता है एडी करंट को. To minimize the eddy current, the metal core to be used in an appliance like dynamo, transformer, choke coil, motor, etc. is taken in the form of thin sheets. जितने पतले पतले sheets होंगे उतना, देखो, पूरा बल्क नहीं मिलेगा. sheets है और हर sheet के एक दूसरे से हम लोग उसको इंसुलेट कर देते हैं. तो पूरे बल्क के जगह देखो, जैसे ये सॉलिड कोर के जगह हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको पतले पतले स्ट्रिप्स में बांट दे रहे हैं, और वो जो स्ट्रिप्स हैं उन स्ट्रिप्स को लैमिनेट कर दे रहे हैं. So each sheet is electrically insulated from the other by insulating varnish like lacquer. Such a core is called the laminated core as shown in the figure. अब जो है लैमिनेटेड कोर होने की वजह से इसी जो एडी करंट होगा वो इसी रीजन में होगा ना. ऐसे पहले जो बड़ा एडी करंट मिल रहा था और बड़ा एनर्जी लॉस हो रहा था, वो बड़ा एडी करंट और एनर्जी लॉस अब बंद हो जाएगा बिकॉज ये पतले पतले शीट्स बन गए. So large resistance between the thin sheets confine the eddy currents to the individual sheet. Hence, the eddy current are reduced to a large extent. So as dissipation of electric energy into heat varies directly as the square of the strength of electric current, therefore heat loss is greatly reduced. ठीक है. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
ठीक है, वी स्टॉप हियर फॉर द डे, है ना। इसके आगे सेल्फ इंडक्शन वगैरह हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो इंडक्टर्स का कैसे कॉम्बिनेशन होता है सीरीज पैरेलल में, वो सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करके ये वाला पोर्शन हमारा खत्म हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग एसी वाला पोर्शन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, ओके बेटा, बाय एंड टेक केयर। Thank you, sir. Bye. Bye, sir. Thank you. Thank you, sir.